नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कितने दिन हो गए जंग के? हम सब उंगलियों पर गिन रहे हैं। 20वां दिन। जंग के 20वें दिन इजराइल ने ईरान के लाइफलाइन पास गैस फील्ड को तबाह कर दिया। ईरान ने भी कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला करके गैस सप्लाई को ठप कर दिया। इजराइल और ईरान के हमले से दुनिया में गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। ये तो लड़ रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल रहे हैं। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि रास रफान पर हमले की वजह से दुनिया में तेल और गैस संकट पैदा होगा और यह बड़ा सवाल भी है कि कितना बड़ा संकट पैदा होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच नेतन्याहू और ट्रंप में मतभेद हो गया है। अब क्या होगा? इजराइल ने पास गैस फील्ड पर हमला करके क्या ईरान को उकसाया है? क्योंकि ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अब जहां से भी हमला होगा कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। ये जंग कहां जा रही है और इस जंग के रुख से हमारी और आपकी लाइफलाइन कितना सफर करेगी? सवाल और भी हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई अब दुनिया में एनर्जी संकट लाने वाली है क्या युद्ध के दौरान किसी देश की ऊर्जा संसाधनों पर हमला करना सही है? कोई किसी के तेल भंडार पर मिसाइल मार रहा है, कोई किसी के गैस भंडार पर मिसाइल मार रहा है। दुनिया में पैदा हुआ एनर्जी संकट से हम यानी कि भारत कैसे निपटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी कई सवाल हैं। ताल ठोक कर अपने मेहमानों के साथ में ये सवाल रखूंगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। वॉर के चलते एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई। फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं। गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं। गैस के संकट से हम और आप जूझ ही रहे हैं और अब ये तेल संकट का अलार्म। चर्चा शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। शाजिया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आज की डिबेट में रहेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ आज की डिबेट में होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आशुतोष कर्नाटक जी हमारे साथ हैं, पूर्व एमडी हैं गेल इंडिया के और आप जो हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले शाजिया इल्मी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अब चिंता बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब हम डेंजर जोन में एंटर करने वाले हैं। अगर ये युद्ध 10-15 दिन और चला तो स्थिति विकट हो सकती है। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप मौजूदा स्थिति पर? देखिए, आज ही पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और अवगत कराया गया है कि क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं और कि हमारी जो ऊर्जा संकट जो आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये समय है सब देशों के लिए और भारत के लिए। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत सरकार ने पीएनजी तंत्र को विस्तार करने के लिए सहयोग करने वाली राज्य सरकारों को 10% अतिरिक्त रेवेन्यू एलपीजी पेट्रोलियम गैस देने की घोषणा की है। तो 10% एक्स्ट्रा उनको एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलेगा। और अभी जो स्थिति आप जैसे कि बता रहे हैं कि ऊर्जा की जो कमी है, जो संकट है, जो आपूर्ति है वो बनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। राज्य सरकारों को पीएनजी बुनियादी ढांचे से विकास में तेज़ी लाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके अलावा वाणिज्यिक जो एलपीजी का आवंटन है उन राज्यों को किया जाएगा जो पीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और वितरण जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है उसको मजबूत करने में एक एक्टिव रोल निभाएंगे। और पिछले 2 सप्ताह से आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख नए घरेलू और एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। तो ऑलरेडी 1.5 लाख ज़्यादा ऑलरेडी कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। कच्चे तेल की स्थिति जो है उसका संचालन नॉर्मलाइज किया गया है और पिछले 2 सप्ताह में जैसे कि मैंने बताया 101,25,000 नए औद्योगिक घरेलू इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कनेक्शन जारी किए गए हैं।
तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन बुकिंग जहाँ तक है, आप भी जानते होंगे कि 94% उसमें बुकिंग की गई है और लगभग 83% 83% जो है रीफिल डिलीवरी का प्राधिकरण कोड का उपयोग किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है घबराहट है इस बात को लेकर, लेकिन हमें लगता है कि भारत सरकार देखिए शाजिया, ये घबराहट जो है, ये पैनिक बाइंग जो है, ये काला बाजारियों जमाखोरों की वजह से भी है। इस पर आपने इतनी लंबी लिस्ट पढ़ दी, इस पर आपने कुछ नहीं कहा, जो सबसे बड़ी समस्या है। ये इसी के लिए तो थी, इसीलिए तो मैंने आपने शायद सुना नहीं, मैंने ऑनलाइन डिलीवरी की बात की और मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की। तो पैनिक तो लोगों की तरफ से होगा, जाहिर सी बात है, सरकार तो अपना काम करेगी, ठीक है, तो सरकार को कर रही है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सप्लाई वो सही से बना रहे। तो सारी की सारी डिटेल्स बार बार बताई जा रही हैं और हर एक स्टेट को इसमें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ठीक है, दीपक झा, सरकार अपना काम कर रही है। शाजिया ने तमाम सारी प्रयास जो सरकार की तरफ से हो सकते हैं ये गिना दिए। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने कहा ये सरकार की तरफ से प्रयास हैं। जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो स्थिति वहाँ थोड़ी सी पैनिक में मिलती है। एक तीसरा एंगल होगा आपके पास, मेरा दावा है, वो क्या है? देखिए अनुराग जी, इसको बोलते हैं दीवा स्वप्न। जो भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोली, पैनिक है। आपके चैनल ही दिखाते हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स उठा के देख लिए, सब दिखाते हैं। हरियाणा में दिखाते हैं कि लाइन लगी हुई है, मध्य प्रदेश में लाइन लगी हुई है। मेरा एक बच्चा कल दोस्त का, वो वहाँ पे चेन्नई में हॉस्टल में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, उसने बोला कि खाना बंद कर दिया है, मेनू बदल दिया है, सिर्फ इडली चावल मिलता था, राइस और सांभर मिलने लगा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। अभी 15 दिन तक तो इनको बधाई दीजिए, ये तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन शुक्र है साजिया जी, आज आपने माना कि पैनिक है, लेकिन पैनिक आप लोगों ने किया है। ये देश की जनता को आपने भ्रम में डाला है। अब आप कह रहे हैं कि पीएनजी गैस में शिफ्ट करेंगे। अरे भैया, इनके कहने पर इजराइल ने तो ईरान, एक मिनट शाजिया, एक मिनट शाजिया, दीपक एक मिनट शाजिया, दीपक झा, ये आपने कहा कि इन लोगों ने पैनिक में डाला है। मुझे ये बताइए कि इजराइल ने, आपने अमेरिका और इजराइल का नाम सुना है? आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है? आपने देखा है इस तरह से, चाहे वो नंदा देवी हो या शिवालिक हो, कैसे वो लाया गया है? 3 जहाज आए कुल अभी ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शाजिया, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। दीपक झा, अब ये युद्ध जो है ये हमारे कहने से तो शुरू हुआ नहीं जो हम पैनिक में डालेंगे, हमारे कहने से तो ट्रंप को गुस्सा आया नहीं, हमारे कहने से तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया नहीं, हमारे कहने से तो ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज पर बम नहीं बरसा रहा है, तो हम कैसे इस पैनिक के लिए जिम्मेदार हैं? अरे अनुराग जी, आपने इतना कह दिया हमारे कहने से कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा था आप बोलेंगे हमारे कहने में ट्रंप कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में ट्रंप। मोदी जी तो ट्रंप अपने कंट्रोल में नहीं है। आप यूनाइटेड नेशन का सबसे बढ़िया लीडर है, सबसे महान नेता बताते थे नरेंद्र मोदी जी। अब महान नेता नरेंद्र मोदी जी का गले पे हाथ मारते थे और उसका हाथ पकड़ के स्टेडियम का चक्कर लगवाते थे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारे लगवाए थे। भारत के अंदर हर जगह यज्ञ हवन आहुति हुई थी कि ट्रंप आ गया, भारत का भला हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो 20 से 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल देने की बात कही थी। अब बात आते हैं काम की बात करते हैं, इधर उधर की बातें। इन्होंने कहा, तो आप ही कर रहे थे इधर उधर की बात, इतनी सीधे पहले काम की बात पर आ जाते। आज की बात करते हैं। इन्होंने कहा हम पीएनजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। आज इनसे पूछ लीजिए पीएनजी कनेक्शन कितने हैं पूरे देश में, शहरों के अलावा गाँव में कितने हैं? आपके टाइम पर कितने थे? फिर उससे तुलना कर लेते हैं कि यूपीए के शासनकाल में पीएनजी कितने थे और अब कितने हैं, एलपीजी कनेक्शन तब कितने थे अब कितने हैं, फिर तुलना कर लेते हैं उससे। फिर तो आप मोदी जी गैंग में शामिल हो जाएंगे। अरे वो ये आरोप हमें झेलने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं 1970 में किसकी सरकार थी दीपक झा, जब ऑयल शॉक लगा था पूरे देश को? 1947 में जाइए, फिर 1920 में जाइए, फिर 1920 का भारत कैसा था? फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? 1920 जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी संज्ञान में रखना पड़ेगा और जो पैनिक है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक तरफा नहीं, सिर्फ आंख बंद करके एक तरफा नहीं दौड़ना है, दोनों एस्पेक्ट देखनी है। अगर तो फिर आप पूछे ना कि 1890 में भारत में पीएनजी कनेक्शन कितने थे, पूछे इन लोगों से। तब क्या, तब अरे 1800 कब कौन से सन की बात कर रहे हैं? 1800 सेंसिबल होनी चाहिए ना भाई साहब। आप भी थोड़ा सेंसिबल सवाल करिए। नहीं, मैं बहुत सेंसिबल सवाल कर रहा हूं। तो आप 1950 में ले जा रहे हैं, 1970 में ले जा रहे हैं। उस वक्त के जो नेता थे, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को संकट में धोखे में नहीं रखा, देश को संकट से निकालने का अथक प्रयास किया। इस तरह का बयानबाजी नहीं देने का प्रयास किया कि हम पीएनजी गैस में शिफ्ट कर रहे हैं। बात यह है कि देश में कुल 1.5 करोड़ पीएनजी गैस कनेक्शन है और लगभग 30 से 32 करोड़
सिलेंडर गैस बिकते हैं, एलपीजी जिसको बोलते हैं। तो देख रहे हैं आंकड़े कितने डिफरेंस है। आंकड़े अगर आप कितने आप आकर सुनिए अगर आप आंकड़े सुनिए, मैंने लंबा हो गया, सबको मौका देना। देखिए बहुत गणमान्य लोग बैठे, मैं आऊंगा। इतने उत्साहित या हतोत्साहित मत होइए, दोनों ही चीजें बैलेंस रखिए अपने इमोशंस को। कर्नाटक जी यहाँ पर है, आशुतोष कर्नाटक जी, आंकड़ों की बात आप करें। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं भी आप ही के साथ हूं सर। मेरे घर में भी पीएनजी आती है, मैं भी वाबस्ता हूं तेल और इस गैस की किल्लत से। सुनिए मेरी बात, आशुतोष कर्नाटक जी, 1965 का समय याद है हमें, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई डिनर स्किप कीजिए, पूरे देश ने डिनर स्किप कर दिया था, सहयोग किया था। 1970 ऑयल शॉक लगा था, किस तरीके से, हमें वो भी याद है। क्या वो स्थिति आने वाली है अब दोबारा से, हम देखने वाले हैं वही? जी, तो देखिए, हम कोई भी समस्या को लेवल वाइज, हम मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं लोगों को समझाऊं कि आज समस्या किस लेवल की है। आज से 6-7 दिन पहले जब हम बात कहते हैं, वी आर एट द लेवल 1। ठीक है, 1 इज प्रॉब्लम, समथिंग मेडिकेशन हैज टू बी डन। लेवल 2 में आप थे आज से 3 या 4 दिन पहले। अब आज जब ईरान ने वहाँ पर लास्ट सफर में अटैक कर दिया, नाउ वी आर लीडिंग टूवर्ड्स लेवल 3 वेयर एक्यूट प्रॉब्लम्स कैन कम अप। लेकिन गंभीर स्थिति हो सकती है, ये हो सकती है। जहां तक भारत की एनर्जी बास्केट का सवाल है, ये इंपोर्ट ड्रिवन है और हमारी जो पब्लिक है ये परसेप्शन ड्रिवन है। ठीक है, ये दो चीजें आप समझिए। भारत में अभी तेल की इतनी कमी नहीं है जितनी हम यहाँ पर हल्ला उल्ला कर रहे हैं, इतनी कमी फिलहाल के लिए नहीं है। जोखिम जरूर बढ़ गया है। 85% हमारी आयात होती है और हॉर्मुज हमारा एक पोजीशन बन गया है। लेकिन देखिए, हमको हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। भारतवर्ष ने आज एक रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया हॉर्मुज के रूप में कि भाई देखो, ये एक ऑल्सो फैक्टर है, तो हमको ये कुछ बैकअप अपना अरेंजमेंट करना चाहिए। ये सब चीजें आ रही हैं। आज ब्रेंट क्रूड की जो कीमत अभी दिन में सुबह बता रहे थे 117 आ गई है। अगर ये 125 से ऊपर जाती है तब हमारे लिए समस्या होगी। जहां तक सरकार और कंपनियों की स्थिति का सवाल है, दे आर मॉनिटरिंग वेरी वेल। सर आपसे बेहतर कोई आंकड़े नहीं जानता। मैं एक बात आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आशुतोष कर्नाटक जी कि खुद हम जी न्यूज पर पिछले 1.5 महीने से युद्ध, मतलब आज से 20 दिन से भी पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे कि युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, हमला हो सकता है, हमला हो सकता है। ये आप जो अब कह रहे हैं इंतजाम करना चाहिए था, ये इंतजाम करना पड़ेगा, ये सरकार ने 1.5 महीने पहले से क्यों नहीं किया? जब इस देश में कोरोना आया था, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तब ऑक्सीजन के प्लांट लगने शुरू हुए। मतलब क्या हम आम लोगों को ये इल्म होता है कि भाई ये संकट आ सकता है? क्या सरकार को नहीं पता होता? देखिए, इसका रिप्लाई है कि कोई भी जो इवेंट होती है ना, वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन। लेकिन हमने मैनेजमेंट में एक और थ्योरी है, उसके आगे रिएक्शन के आगे प्रोएक्शन होना चाहिए। सो 1 महीने से जब ये बात हुई थी तो जरूर मंत्रालय ने ऐसी कोई रिस्क असेसमेंट जरूर करी होगी और मैनेज किया होगा। और अगर नहीं किया तो देखिए, एलपीजी आपकी इंपोर्टेड है भाई, 50% इंपोर्टेड। अब सरकार क्या करेगी? 11 मिलियन वो ऑलरेडी हमारे प्लांट बनाते हैं। 30-40% सब प्लांट को, चाहे रिलायंस का हो, चाहे गेल का प्लांट हो, चाहे नायरा का प्लांट हो, आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, सबको बोल दिया गया आप बनाइए। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन फिर भी आपको 10 मिलियन टन की एलपीजी कमी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप बाहर से सोर्स करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया से सोर्स किया, कनाडा से सोर्स किया, नॉर्वे से सोर्स किया, अल्जीरिया से सोर्स किया, नाइजीरिया से सोर्स किया। नाउ फॉर सोर्सिंग यू नीड टू टाई अप ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करना है, आपको निगोशिएशन करनी है, फिर आपको एक वर्क ऑर्डर देना है। और वो इंपोर्ट आने में मिनिमम, अगर आप मिडिल ईस्ट से भी आएंगे तो भी 7-8 दिन लगते हैं, और दूरी से आएंगे तो आपको 25 से 30 दिन लगेगा। सो इतना तो भाई आपको धैर्य रखना ही चाहिए। ये हमेशा मैं बोलता है, इट्स अ टाइम ऑफ पेशेंस। इसमें बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी करती है वो उनको आप करने दीजिए, लेकिन इतने ज्यादा आप परेशान लोगों को मत करें। लोगों को इतने परेशान न करें। हाँ, लाइनें लगी हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। ये आईओसी और एचपीसीएल, बीपीसीएल को, इनको एक, अच्छा मैं तो एक कंसेप्ट और भी पीडीएस का लेके आया हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों नहीं एलपीजी सिलेंडर के लागू हो सकता है? इट्स ए हाई टाइम व्हेन वी शुड डू इट। ठीक है, अच्छा ठीक है। आशुतोष जी मैं आता हूँ। अभिज्ञान, तमाम सारी खामियां आशुतोष कर्नाटक बता रहे हैं बहुत पढ़े लिखे अंदाज में कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, सिस्टम को सुधारा जा सकता था, नहीं सुधारा गया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव वो दे रहे हैं। तो मतलब जब ऐसे सलाहकार हो सकते हैं तो फिर सरकार में तो इससे भी बेहतर होंगे। तो कहाँ है वो इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ है, क्यों नहीं नजर आ रहा? 2-3 पॉइंट्स। पहला, इसको लॉजिकली ब्रेक करते हैं, क्योंकि बड़ी पुरानी अंग्रेजी की कहावत है अनुराग, आप जानते हैं कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस रूमर्स ट्रैवल फास्टर देन न्यूज़। अफवाहें जो है वो खबरों से ज़्यादा तेज़ फैलती है और सबको, पूरे देश
कि सभी पॉलिटिकल क्लास को, सभी वर्गों को इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अफवाहों को न फैलने देने का पहला प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, ये जितनी भी क्राइसिस है, इससे हिंदुस्तान पहले गुजर चुका है। ये पहली बार कुछ इंडिया में नहीं हो रहा है। हाँ, एक वॉर जोन सिचुएशन है जिससे आप पहली बार डील कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हमको इंटरनेशनल फैक्टर्स, जिस पे आपने सही कहा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो सीधे तौर पर हमें प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो सर ने कहा, इससे मैं अग्री करता हूं कि गवर्नमेंट की, जो शाजिया ने बड़े ऑनेस्टली एडमिट किया कि आज रिकग्निशन है कि क्राइसिस है, गवर्नमेंट का नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जी पर आप लोग इस बात को 20 दिन पहले से कह रहे थे कि साहब एक वॉर जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। तो दिक्कत यह है कि जब आपका इंडिया बहुत बड़ा और यूनिक देश है, तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा तो आप बेहतर से बेहतर स्कीम को लाकर भी तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और वहां पर गवर्नमेंट की कमजोरी नजर आती है कि आपको इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए था। आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे कि इजराइल, अमेरिकन और ईरानियन रिएक्शंस क्या है और फिर हम सोचे। अब जैसे आपने कहा कि कल को आप उसे सोर्स भी करते हैं, इंपोर्ट ड्रिवन है हमारी एनर्जी सिचुएशन, तो उसके लिए आपको 7 से 8 दिन चाहिए। आज जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उसमें से आप कितना और क्या इंपोर्ट कर पाएंगे अगर आप करना चाहते भी हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इज अ फार क्राई, वहां पर दूरी है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लोगों को भी समझना होगा कि वो परिस्थिति से जूझ रहे हैं और परिस्थिति से जूझने को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर एलपीजी की कमी है तो गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, बट लोगों को भी अपने हिस्से का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूं। नहीं, इसके लिए तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। इसके लिए भी पहली बार नहीं हुई है। जी ठीक है, अभी ज्ञान में आता हूं। जेके त्रिपाठी जी, आप पूर्व राजनायक रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये वही बात है जो दीपक झा कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में कह रहे थे वो मुझे मंजूर नहीं था। बात इनकी जो है वो इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो का सिमुलेशन नहीं कर पाई सरकार समय रहते? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि हमने स्टेप्स लिए लेकिन पूरे नहीं लिए, आधे स्टेप्स लिए। हमने पेट्रोलियम और क्रूड के रिजर्व को तो बढ़ा दिया 50 लाख टन तक, वो तो हमने बढ़ा दिया है, लेकिन हम गैस के बारे में शायद उतना नहीं सोच पाए कि गैस हम सीएनजी, एलपीजी हम कैसे वो करेंगे। तो वहाँ पर शायद हमारी सरकार से चूक हुई है। वो भी देखने में उसका भी हमें रिजर्व वो करना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे पास अभी 11 मिलियन टन की रिजर्व है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और कितने दिन का बफर स्टॉक हुआ सर? 10-15 दिन का? नहीं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है शायद 33 की। तो हमें कम से कम 5-7-10 मिलियन टन का और रिजर्व रखना चाहिए था। वो हम नहीं कर पाए। शायद वो हमें ये नहीं लगा कि 5 सेकेंड सर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रख रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इस देश में किसी भी चीज का वो स्टेट डिपेंडेंट बहुत बड़ा होता है। तो ये हम कभी नहीं भूल सकते। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी देखिए, एक चीज है कि इसमें लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, काला बाजारी शुरू कर दी, झुग्गी झोपड़ियों से 200-200, 300-300 सिलेंडर निकल रहे हैं। यहाँ पर अब मैं इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कहता, स्टेट गवर्नमेंट के भी हुआ कि जैसे ही ये शुरू हुआ, लोग वो एक उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, छापा मारना चाहिए था, देखना चाहिए था, ताकि उसी वक्त वो रुक जाता। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी देरी की और शायद कुछ देरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। और रही बात ये कि अब जैसे कर्नाटक साहब ने बताया या आपने भी बताया कि कई और हमारे पास सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, वहाँ से आएगी, लेकिन वो किस कॉस्ट पे आएगी? क्योंकि जो कनाडा से आएगी वो तो कॉस्टली होगी। वो आखिर आपको कितना सस्ता देंगे? रूस सस्ता दे सकता है, नाइजीरिया सस्ता दे सकता है, रेड सी से और उधर से होते हुए आ जाएगी, क्या कहते हैं, स्वेज होते हुए। लेकिन हमारा जो हमारी सप्लाई का 40% बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो कतार देता था। कतार में मुश्किल पड़ रही है। ईरान से हम नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन। बाकी देशों से ले रहे हैं, थोड़े दिन करके, थोड़े दिन में स्थिति जो है ईज आउट होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं ईज आउट सबक होगा सरकार के लिए। जैसे कोरोना एक सबक था कि ऑक्सीजन प्लांट्स
ठीक और है, बनाया ये जाए। आपदा आने के बाद ही हम क्यों सबक लेते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। शंकर प्रसाद जी, आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो हुई है। ये जो हम अपने दुनिया भर के देशों को दोस्त बताते थे, क्या इनसे दोस्ती को लेकर के कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, या अपनी क्षमता को नापने में हमसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है? कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, वरना इतना डेफिसिट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने काफ़ी समय ये पॉलिटिकल डिबेट में लगा दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विश्व का जो इस समय हालात हैं लड़ाई के, उस पर अगर 2 मिनट विचार किया जाए तो भारत की जो पर्सपेक्टिव है, भारत की जो स्टेट है वो और अच्छी क्लियर हो सकेगी। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई शुरू हुई थी 2 वजह से, रिजीम चेंज करने के और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डाउनग्रेड करने की। ठीक है, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। रिजीम का तो लीडर मार चुका है, कई एक लीडर मर चुके हैं, न्यूक्लियर पे जितना कर सके थे कर दिया। लेकिन अब ये युद्ध एक युद्ध हो गया है, इट्स ए वॉर ऑफ ऑयल। ये ऑयल की लड़ाई है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये लड़ाई इतने दिन चलेगी और ये इस प्रकार से ऑयल पर लड़ाई लग जाएगी। मेरे ख्याल से जो लड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल, उन्होंने ये नहीं सोचा था, उन्होंने ये सोच कर लड़ाई की थी कि शायद 2 दिन 4 दिन 6 दिन में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जिस प्रकार से वेनेजुएला में हुई थी। तो अगर अमेरिका की जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी अप्रिसिएशन थी, वो गलत हुई। उसी प्रकार से इजराइल की जो अप्रिसिएशन थी वो भी गलत हुई, क्योंकि आज 20 दिन से लड़ाई चल रही है, ईरान अभी भी लगा पड़ा है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, और अब टारगेट बदल गए हैं। टारगेट्स हो गए ऑयल रिफाइनरीज और गैस रिफाइनरीज। ये किसी ने सोचा नहीं था, भारत ने नहीं बल्कि किसी ने विश्व में नहीं सोचा था। लेकिन 2-4 बातें और समझ लीजिए कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 27 फरवरी को, एक बैरल तेल के दाम $73 थे। आज वो इस समय $118 है। लेकिन भारत के अंदर आज भी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल का दाम बढ़े नहीं है। जो मैंने पिछले लड़ाई से पहले पेट्रोल भरवाया था और अब भरवाया, उसके दाम में कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ किल्लत जो लोगों को हो रही है वो इसकी कुकिंग गैस की हो रही है। पाइप गैस मेरे घर में भी आ रही है, सबके घरों में आ रही है। सिर्फ हो रही है जो कैंस के ऊपर है, जो डीजल ये कहते हैं कुकिंग गैस के इनसे ले रही है, सिलेंडर से। तो इसमें 2 चीज़ समझनी चाहिए। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, एक इसका फैक्टर है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है भारत के अंदर इसको रखने के लिए, कितने सिलेंडर अवेलेबल हैं, कहाँ पे स्टोर होती है, कहाँ रीफिल होते हैं, इन सब की भी कैपेसिटी को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मान के चलता हूँ कि बोथ दीज फैक्टर्स आर वेरी वाइटल इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितना हम रिजर्व रख सकते हैं। तीसरी बात आप समझिए कि गल्फ ऑफ होमोज इतनी बुरी हालत से फंसी हुई है कि वह न केवल भारत के जहाज़ बल्कि सारे विश्व के जहाज़ में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद भी भारत की फॉरेन रिलेशंस ने अब भी 2 शिप वहाँ से आ गए हैं और दिन पे दिन बात हो रही है और एवरी शिप इज़ अंडर डिस्कशन, और डिस्कशन के मुताबिक वहाँ से शिप को छोड़ा जाएगा। भारत के जहाज़ और निकलने की उम्मीद है और मुझे पक्का भरोसा है कि होंगे भी। हमारे रिलेशन ईरान के संग बहुत अच्छे हैं। हमारे रिलेशन ईरान के संग सैकड़ों साल पुराने हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डेली लेवल पे एवरी डे ही इज टॉकिंग टू द फॉरेन मिनिस्टर। उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं, लेकिन शंकर प्रसाद जी, अभी दीपक झा पूछेंगे कि अगर ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो फिर 2 ही जहाज क्यों छोड़े, पूरे 21 के 21 क्यों नहीं छोड़ दिए? देखिए, इसमें तो दिस इज समथिंग, इट इज नाउ वॉर अगेंस्ट इकोनॉमिक्स। वो तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक को खराब करें जिससे लड़ाई बंद हो। आप ये समझिए कि भारत कितना भी मित्र है ईरान का, कितना भी मित्र है इजराइल का, और कितना भी मित्र है अमेरिका का, वो एक तरफ रही। लेकिन अब मैंने इसीलिए तो बात शुरू की थी, दिस इज नाउ अ वॉर ऑफ ऑयल एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें इकोनॉमिक्स की बात कीजिए। आप इस समय इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे भारत में इसका इकोनॉमिक इफेक्ट आज कम से कम पड़ा है। अभी तक कहीं दाम बढ़े नहीं है। हाँ, गैस के दाम अवश्य थोड़े बढ़े हैं, उसका मुझे इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन पेट्रोल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। तो इसमें यह सोचिए कि इस समय भारत के ऊपर संकट केवल नहीं है बल्कि पूरे विश्व पर इसका संकट है। अब चाइना के ऊपर इसका संकट है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इसका संकट है। ठीक है, तो मैं आता हूं। अगर हमें इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे तो
देश के अंदर और परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है। मैं तो ये मान के ये चलूंगा संदेश कि दीपक जितना जी इसमें आपको दे रहे हो, जिम्मेवारी सरकार ठीक की है शंकर जी, उतनी ही जिम्मेवारी हर एक सिटीजन हर एक किसी की भी। अब सवाल ये है कि मौजूदा स्थिति पुरानी युद्ध की स्थितियों से बेहतर है दीपक, और ईज आउट होने की संभावनाएं भी हमारे एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। सवाल जो आपके हैं वही सवाल मेरे भी हैं, क्योंकि मैं भी इस देश का उतना ही नागरिक हूं और उतना ही डिपेंडेंट हूं इन चीजों पर, तेल और गैस पर, जितने आप हैं। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। जब दो देश लड़ रहे हो तो एक मुद्दों के लिए लेके लड़े थे, बात खत्म हो जाती है। जैसे हम और आप लड़े, देश के लिए लड़े, जनता के लिए लड़े, आपका मुद्दा मेरा मुद्दा। बात यह कि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि हम ईरान के दोस्त हैं। अमेरिका कहता है ईरान आतंकवादी देश है, वो आतंकवादी हमले कर रहा है, हम उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसको मार रहे हैं। तो क्या भारत का कोई स्टैंड है कि ये कह सके कि वो आतंकवादी मुल्क नहीं है? हम उससे 20% तेल लेते हैं अपने रोजाना के खर्चे का, 20% तेल रोज लेते हैं। तो शंकर प्रसाद जी आप कैसे कह सकते हो कि वो आतंकवादी? तो आप दोनों नाव पे सवार नहीं हो सकते। दूसरी बात, शंकर प्रसाद जी ने कहा कि आज तेल का कीमत महंगा नहीं हुआ है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब तेल $70 प्रति बैरल था तब हम 100 रुपए लीटर ले रहे थे, आज 118 रुपए गया है, आज भी हम उसी रेट पे 100 रुपए पे ले रहे हैं। इसका मतलब है शंकर प्रसाद जी, मोदी सरकार ने हमारे 4 साल से जेब काट रही है। 2021 से देश के आम नागरिकों की जेब काट रही है। $70 पे जब था और आज 100, तो अभी देश में अगर 150 पे भी पहुंच जाए तो नरेंद्र मोदी जी को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात मैं तो कहता हूं टैक्स में भी छूट देना चाहिए मोदी सरकार को, जब तक युद्ध चल रहा है देशवासियों को। देखिए, अब मोदी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बात यह है कि डॉलर की कीमत तो अब बढ़ी जा रही है, रुपया गिर रहा है। रुपया गिर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है या देश का चरित्र गिरता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो रुपये का चरित्र गिर रहा है या देश के प्रधानमंत्री का? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कहा है कि पुराने युद्ध की स्थितियों से बेहतर स्थिति है। कमियां सरकार की रही हैं, असेसमेंट में भी कमी रही है, इंतजामात में भी कमी रही है। लेकिन आपके सवाल का जवाब शंकर जी देना चाह रहे हैं। शंकर जी संक्षिप्त में दीजिएगा। और 3 जहाज क्यों आए? सीधी सी बात आपने ये तो मैंने भी पूछा। रोज 20 जहाज आते हैं, 5 जहाज आते तो आ रहे हैं भाई। शंकर जी जवाब दीजिए। आ जाएंगे और आ रहे हैं जहाज, 22 पड़े हुए हैं, आ रहे हैं। देखिए एक बात प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज लिसन टू इट। आपने भारत की रणनीति पर सवाल उठा किया कि हमारा टेररिज्म पर क्या स्टैंड है। देखिए भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। 2 बातें समझिए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। दूसरी बात, भारत टेररिज्म को कंडेम करता है, ये हमारी सरकार ने पिछले 3 दिन पहले कहा है। आपको पता है कि किस प्रकार से हम, जब हमास ने, हिजबुल्ला ने, हूती ने इजराइल के ऊपर हमला किया, खासतौर से 7 अक्टूबर को, उसकी निंदा की हमने। हम उसमें इजराइल के संग खड़े हैं, हम आज भी इजराइल के संग खड़े हैं, क्योंकि इजराइल इज फाइटिंग टेररिज्म एंड वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। कहीं भी टेररिज्म का इफेक्ट होगा उसके हम अगेंस्ट जाएंगे। अगर ईरान टेररिज्म करता है तो उसके अगेंस्ट हम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे सैकड़ों साल पुराने जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि भारत का स्टैंड कोई चैलेंज नहीं कर सकता वर्ल्ड के अंदर आज कि इंडिया इज स्ट्रांगली अगेंस्ट टेररिज्म एंड कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ठीक है। जे के त्रिपाठी जी, मैं आता हूं। शुक्रिया। देखिए बीच में बोलेंगे तो फायदा नहीं होगा। मैं शाजी आऊंगा, समय का भी ध्यान रखना होता है मुझे। चीज कहना चाहूंगा जो दीपक जी ने कहा उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा 4 साल से हमें क्यों लूट रही है गवर्नमेंट। 4 साल पहले $100 क्यों था, $100 जब $70 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम। देखिए ऐसा था कि 2014 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी तब पता लगा कि कितने लाख करोड़ का हमने ईरान से अनुबंध किया था पेट्रोल मंगाने का। उसका पैसा हमने नहीं दिया था, वो 10 साल में हमें थोड़ा थोड़ा करके देना था। तो वो पैसा कहाँ से आता? वो पैसा सरकार अपना आधा बजट उसी, आधे रेवेन्यू उसी में से लेती। इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए और वो पैसा ईरान को 10 साल से पहले, काफ़ी पहले चुकता कर दिया गया ताकि फिर हमारे ऊपर कोई ऐसा कर्जा न रह जाए। तो इसलिए वो फिर स्थिर हुए पेट्रोल के दाम। तो ऐसी बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहा जा, ये पूछा जा रहा है ना कि ईरान, अगर अमेरिका कह रहा है कि ईरान टेररिस्ट है तो आप क्यों नहीं करें। देखिए ये सारी लफाजी, बयानबाजी
या जो आदर्श की बातें हैं वो सब धरी रह जाती। सीधी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देश का अपना हित, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होता है। हमारा जिससे मन होगा, जहां हमें सस्ता मिलेगा हम तेल खरीदेंगे, जहां हमें नहीं सस्ता मिलेगा हम नहीं खरीदेंगे, जहां हमें कंडीशनल मिलेगा हम नहीं करेंगे, या जहां हो सकता है कुछ कंडीशन देना पड़े लेकिन हमारा राष्ट्रीय हित सधरा है वहां हम वो कंडीशन। ठीक है, लेकिन मैं आ रहा हूँ रुकिए। लेकिन अभिज्ञान, जब युद्ध की स्थिति हो तब तो स्थितियां फिर हमारे लिए भी बदली होंगी ना। सरकार को आप क्या मतलब, सरकार के प्रयासों को आप काफी मान रहे हैं जो इस वक्त हैं, आने वाले 15 दिनों के अगर मद्देनजर में बात करूं तो? नहीं, देखिए बिल्कुल क्लियर है कि सरकार बहुत सारी परिस्थितियों को, अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट दिखाई देने के बाद, समझ में आने के बाद सरकार के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के तरीके हैं, वो प्रीएम्प्ट नहीं कर पाई। पहली बात जो बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आती है इस केस में, क्योंकि वर्बल कॉन्फ्लिक्ट कहिए, बयानबाजी का कॉन्फ्लिक्ट कहिए, वो तो ट्रंप और इन लोगों के बीच बहुत वक्त से चल रहा था। तो एक तरह से क्लाउड्स ऑफ अ वॉर, जैसे आपने खुद कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले से थे। तो आपको ये तैयार होकर रहना चाहिए था। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं। मैं बहुत ज़रूरी है इस बात को बार बार दोहराना कि सिर्फ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इस समय बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप दुनिया का एलपीजी इंतजाम कर लें, लेकिन आप उसको दिल्ली में भरकर नहीं रख सकते। आपको देश के लोगों के घरों में, गांव के घरों में उसको पहुंचाना होगा। तीसरा पॉइंट ये जो बहुत जल्दी से मैं रखना चाहूंगा, चूंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की गई, हाँ अभी तक इंडिया ने एक अच्छा काम किया है मौजूदा सरकार ने, कि प्राइसिंग पे एक किस्म का कैप रखा है। ठीक है, कैप का बढ़ जाएगा क्या पता। एग्जैक्टली। लेकिन ये वो नियंत्रण नहीं है जो आप सदैव रख सकते हैं। ईरान लगातार सिर्फ क्रूड के मामले में $200 तक के टारगेट की धमकी दे रहा है। ठीक है, तो आज एलपीजी है, कल को ये कन्वर्ट होके उतनी ही फ्यूल की भी क्राइसिस होगी, हो सकती है। तो ठीक है, गवर्नमेंट को अभी से इसकी स्ट्रैटेजी तैयार रखनी पड़ेगी। शाजिया, अब दोस्ती का दम, जिसकी दीपक बात कर रहे थे, पूरा देश जानता है डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की दोस्ती किस कदर है। अब अगर वो फर्जीवाड़े से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने सीज फायर में तब्दील किया था, तो मोदी जी क्यों नहीं ट्रंप को एक फोन करके कह देते कि भाई ये युद्ध आप खत्म कीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि यहां संकट हो सकता है। बहुत ही बुनियादी इसका जवाब है, क्योंकि हम लोग अपना राष्ट्रहित देखेंगे और इस तरह की अहमकाना हरकतें नहीं करेंगे जो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक भाई मध्यस्थता क्यों नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, किसी भी तरह से भारत को, मैं बात खत्म करना चाहती हूँ, किसी भी तरह से हम लोग जो हैं, जो हमें करना है वो हम करते हैं और हमने वो करके दिखाया है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें भी कही गई और उसका जवाब मैं देना चाहूँगी। खाड़ी अभी पूरे क्षेत्र में 611 से ज़्यादा भारतीय जहाज छोटे बड़े वहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे ऑयल कॉरपोरेशन के भी हैं और अन्य भी हैं। पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। पिछले मुझे लगता है कुछ ही घंटों में 150 कॉल्स, ईमेल्स देश और उन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के जो बाकायदा अधिकारी हैं उनके बीच में बाकायदा हुए हैं। सारे बाकी जो है 16 करीब जहाज सुरक्षित वापस आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का खतरा जो जताया जा रहा है वो नहीं है। यानी आप बता रहे हैं कि जो 3 जहाज अभी वापस आए हैं उसके तरह 16 जहाज अभी वापस आ रहे हैं वहां से। जी उसके तरह 16 जहाज आ रहे हैं इसी तरह से, और उसमें और भी बहुत सारे जहाज हैं, प्राइवेट भी हैं और हमारे कॉरपोरेशन के भी हैं, तो वो अभी सुरक्षित हैं। और ईरान ने इस बात को बाकायदा तस्दीक किया है कि भारत के लिए, भारत को सेफ पैसेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विदेशों में क्या हुआ है, भारतीयों को सुरक्षित उनकी वापसी हुई है। 2,80,000 भारतीय जो हैं वापस लाए गए हैं। चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, वहाँ पे फ्लाइट्स बाकायदा जारी रही हैं। चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, ट्रांजिट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। तो मतलब पूरी तरह से सरकार जो है उस पर काम कर रही है। पैनिक बाइंग की जब मैंने बात की थी, तो जाहिर सी बात है, आप तस्वीरें देखिए, टीवी पे देखिए, कौन पैनिक नहीं करेगा? कौन ऐसा सिटीजन है किसी भी देश का जो पैनिक नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है, लेकिन सरकार ने उसको लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सिस्टम में पारदर्शिता,
सप्लाई चेन, मुझे लगता है और प्रयास की जिम्मेदारी जरूरत है। आशुतोष और कर्नाटक जी, समय खत्म हुआ। मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं लाइटर नोट पे मैंने मध्यस्थता की बात की थी, टेक्निकली मध्यस्थता नहीं हो सकती, लेकिन एक फ्रेंडली कॉल तो किया जा सकता था ट्रंप को। खैर, एक क्लोजिंग कमेंट सर आशुतोष कर्नाटक जी, आप क्लोजिंग बड़ी अच्छी करते हैं। या दो तीन चीजें, दो तीन चीजों का टाइम नहीं है सर, कोई एक चीज। आखिरी मेरा यही है कि भाई इंडिया को अभी फिलहाल के लिए गैस स्टोरेज और ऑयल स्टोरेज में काम करना चाहिए, और एक ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन जो बहुत सालों से पेंडिंग है, ओमान टू इंडिया, दे शुड स्टार्ट ए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और उसके अलावा रूरल एनर्जी ग्रिड, ये साजा जी आप जरा सा समझिए इस बात को कि हमने पूरे देश में, आप ही की सरकार के टाइम मैंने पूरे देश में काम किया, उस टाइम पे 317 सिटीज़ में अभी गैस की पाइपलाइन का काम चल रहा है।